नेतन्याहू ने हाल ही में सारे देशों को ललकारते हुए ये कहा है कि उन सभी मुल्कों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कतर पर इसराइल के हमले की कड़ी मजम्मत की है। Various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. हालांकि ये बात तो नेतन्याहू पर खुद फिट बैठती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उसकी क़यादत में गाजा पर इस तरीके की महामारी और बमबारी हो रही है, बेगुनाह लोग कितने शहीद हो रहे हैं। वही नेतन्याहू आज दुनिया भर के उन देशों से कह रहा है कि उन सभी देशों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि उन सभी देशों ने कतर पर इसराइल के हमले की कड़ी मजम्मत की थी। अब जिन देशों ने कतर पर इसराइल के हमले की मजम्मत की थी उसमें शामिल है अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की भी अलग अलग लोगों ने कतर पर इसराइल के हमले की बहुत बड़ी मजम्मत की है। इन देशों को और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नेतन्याहू किस तरीके से ललकार रहे हैं, हालांकि धुतकार भी रहे हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि धमका रहे हैं। तो अब ये मुल्क जिन्होंने कतर के फेवर में इसराइल के हमले की मजम्मत की थी, नेतन्याहू को क्या जवाब देंगे? क्या ये चुप रह जाएंगे? ये जैसे कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि अपनी मजम्मत पर वो शर्म करें। ये वाहिद शख्स हर देश के और हर नेता की ताकत की किस तरीके से परीक्षा ले रहा है। बात करते हैं ग्लोबल लीडर की, तो उनको तो अपने समझौतों और मजबूरियों से ही फुर्सत नहीं है, तो वो तो अपने समझौतों और मजबूरी में ही फंसे पड़े हैं। अब नेतन्याहू इन बात को ठीक से जानता है कि इस वक्त कोई भी एक दूसरे के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा और कोई उनके सामने सटीक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से ज़्यादा से गाजा पर जिस तरीके से बमबारी हो रही है, मगर नेतन्याहू के हमला करने की सनक पर अब भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस साल इसराइल लगभग 7 मुल्कों पर बमबारी कर चुका है, जिसमें शामिल है सीरिया, लिबनान, यमन, ईरान, कतर की राजधानी दोहा, और इससे पहले तो टूनीशिया की राजधानी टूनिस पे भी हमला किया था। और गाजा और वेस्ट बैंक पर तो लगातार बमबारी हो ही रही है 2 साल में, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो क्या लगता है कि दुनिया में बस एक ही ग्लोबल पावर है, नेतन्याहू, और बाकी सब कुछ नहीं है उसके सामने? आखिर क्या वजह है कि दुनिया बेबस है और नेतन्याहू सबको ललकार रहा है, धुतकार भी रहा है? अब किसी के पास नेतन्याहू के इस बयान का कोई जवाब नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि कतर पर फिर से हमला नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू ने कतर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उसे आतंकवादियों को पनाह देने वाला, पैसे देने वाला और महल देने वाला देश बताने लगा। उनकी बातों से तो लगता है कि वह कतर पर फिर से हमला कर सकता है। कतर पर हमले को लेकर अमेरिका की नाराजगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रंप ने भी बस इतना ही कहा कि कतर की और हमारी बहुत गहरी दोस्ती है और मुझे इस हमले की लोकेशन पर बहुत अफसोस है। मैंने कतर के अमीर से वादा किया है कि उनकी जमीन पर फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। The impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. मगर यहाँ पर एक कहावत बहुत सटीक बैठती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुलामों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। आपको पता होगा कि ट्रंप ने कुछ टाइम पहले कतर का दौरा किया था, जिस वक्त कतर के अमीर ने दुनिया का सबसे महंगा तोहफा डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, एक बोइंग जहाज 7478 नाम का, जिसकी कीमत बताई जा रही थी लगभग $400 मिलियन। और ये इसीलिए दिया था कि आने वाले टाइम पर जब भी कतर पर कोई ऐसा हमला हो तो अमेरिका उसे डिफेंस करे। मगर इन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि तुम अगर अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी और को दोगे तो वो किस तरीके से काम आएगा तुम्हारे। और सीधी बात तो ये है कि अगर इसराइल ने दोबारा से हमला करा तो ट्रंप क्या कर लेंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि जल्द ही कतर के साथ सुरक्षा समझौता भी करेंगे। क्या कतर के लिए इसराइल पर अमेरिका क्या हमला कर देगा? इससे बड़ा झूठ और मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेतन्याहू खुलकर कतर के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, कह रहा है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है। प्रेस में भी यही खबर छपी है कि इन्होंने अमेरिका को अंधेरे में रखा और कतर पर किस तरीके से हमला कर दिया। अब इन खबरों के बाद ही नेतन्याहू ने बयान दिया और अब सबको हड़काने लगा। हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बस इतना लिखा कि कतर हमारा अच्छा दोस्त है, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 साल से इसराइल जिस तरीके से गाजा पर बमबारी कर रहा है, पूरी तरीके से गाजा एक तरीके से साफ होने के कगार पर आ गया है। इसके बाद ये भी बता दें कि नेतन्याहू ने एक और कदम उठाया है। पिछले ही महीने जेरूसलम से ईस्ट की तरफ लगभग 12 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 3400 नए घर बनाने की इजाज़त भी दे दी है। इससे ये होगा कि वेस्ट बैंक का ज़्यादातर हिस्सा जेरूसलम से अलग हो जाएगा और इसराइल की सारी बस्तियां, सेटलमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। ये तो वही इलाका है ना जहां आने वाले टाइम में फ़लस्तीन की राजधानी बननी थी।
और इस इलाके को तो फ़लस्तीनी स्टेट के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन इस जगह पर घर बनाने का ऐलान करना नेतन्याहू ने भविष्य के लिए फ़लस्तीन की राजधानी बनने की किसी भी मुमकिन कोशिश को कुचल दिया है। जब घर बन जाएगा तब फ़लस्तीन स्टेट के लिए दावा करने वालों के पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसा करके नेतन्याहू ने अपने लिए राजनीतिक तौर पर इसराइल में बहुत बड़ा समर्थन हासिल करने की कोशिश की है और वेस्ट बैंक में 3400 मकानों की अनुमति देकर फ्रांस और ब्रिटेन जैसे उन देशों को भी दुत्कारा है और ललकारा है जो इस वक्त फ़लस्तीन को मान्यता देते हैं। अलग अलग देशों की सरकारों ने इसराइल से संबंध खत्म किए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, ओमान, क्यूबा, स्पेन, बेल्जियम जैसे कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था, लेकिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं है। सारी दुनिया के सामने 20 लाख लोगों की आबादी को किस तरीके से कैद करके रखा गया है और कुचला जा रहा है। भूख और बम से लोग मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। आने वाले टाइम में दुनिया के और भी मुल्कों में ये सब दोहराया जाएगा। अब दोस्तों कमेंट में बताना आपकी जिम्मेदारी है कि ये सारे देश जिनको नेतन्याहू ने ललकारा है वो आगे चलकर क्या जवाब देंगे और आगे चलकर क्या कतर को ये गारंटी मिलेगी अमेरिका से कि आगे चलकर हमला होगा नहीं होगा।